छोटी गुफा में बहू का बड़ा महल वाला ससुराल। सीमा की दोनों बहनों की शादी बड़े परिवार में हुई थी, लेकिन सीमा की शादी एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर में होने जा रही थी। इस बात से सीमा दुखी थी। माँ, पापा, आप लोगों ने दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे घर में की और मुझे झोपड़ी में रहने के लिए भेज रहे। ये सही है क्या? देख सीमा, हमारी बात को समझ। हम तेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। वो सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तुम वहाँ पे बहुत खुश रहोगी। हाँ हाँ, मैं ना जाने कैसे खुश रहूंगी उस झोपड़ी में। सबसे छोटी हूँ ना, इसके लिए आप लोगों को परवाह ही नहीं है मेरी। सीमा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम तेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं। तू वहाँ खुश रहेगी। हम तेरी खुशी ही चाहते हैं। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है। जो करना है आपकी मर्जी। सीमा की शादी रोहन से होने वाली थी। सीमा के घर वालों को यही बताया गया था कि राहुल खेत का काम करता था। राहुल के घर में उसकी माँ, पापा, उसके बड़े भाई और भाभी थे। राहुल और सीमा की शादी में बहुत पैसे खर्च हुए थे और शादी का पूरा खर्चा राहुल के घर वालों ने ही उठाया था। सीमा की सास सुगंधा सीमा को एक भेंट चढ़ाई थी। बहू, वो तोहफा तुम्हें कैसे लगा? देवरानी जी, हमारा घर आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा है दीदी। शादी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है और सीमा ससुराल आती है। सीमा, आज से तुम हमारे इस कुटिया की सदस्य बनती हो। माँ जी, जब सीमा हमारे कुटिया की सदस्य बन ही गई है तो क्यों ना इसे पूरी कुटिया घुमा दूं? हाँ हाँ, जरूर, लेकिन वो अभी थक गई होगी। थोड़ा आराम करने दो उसके बाद। सीमा, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर माँ जी और दीदी किस बारे में बात कर रही थी? अब वो तो माँ और भाभी ही बताएंगी। कुछ घंटों बाद सुगंधा और कविता सीमा के पास आती हैं। अरे देवरानी जी, आप तो यही बैठी है। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। और कविता थोड़ा आगे जाने के बाद सीमा को एक छोटी सी गुफा दिखती है। सीमा वहीं रुक जाती है। ये क्या है? ओहो, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। सीमा और कविता एक छोटे से गुफे के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक बड़ा सा महल सीमा को अपने आंखों के सामने दिखता है। ये क्या, इतना बड़ा घर? ये किसका है? ये हमारा ही घर है, सुगंधा भवन। क्या ये झोपड़ी केवल दिखाने के लिए ही है और ये हमारा घर असली घर है? हाँ, ये हमारा ही घर है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सीमा को ये सब सपना लग रहा था। वो अब तक यही सोच रही थी कि उसकी शादी एक झोपड़ी में हो रही है, लेकिन ये तो एक बड़ा सा महल था। अपना कमरा देख सीमा को विश्वास नहीं होता है। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। दीदी, ऐसा क्यों है? बाहर से झोपड़ी और अंदर से आलीशान महल। अब तो वो तुम्हें माँ जी और पापा जी ही बता पाएंगे। मैं तो इधर 2 साल पहले ही इस घर में आई हूँ। इतना कहकर कविता चली जाती है। जब सीमा ने उस छोटी सी गुफा के पार वो आलीशान सुगंधा भवन देखा तो पहले कुछ दिन तो सब कुछ बहुत सामान्य रहा। सीमा अपनी जेठानी कविता और सास सुगंधा जी के साथ मिलजुल कर घर के कामों में हाथ बटाती है। दीदी, आपको कोई काम में मदद चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। ठीक है सीमा? सीमा सुबह जल्दी उठती है, नाश्ता बनाने में मदद करती है। राहुल भी बहुत खुश था कि उसकी पत्नी बहुत समझदार है। चलो अच्छा है सीमा, धीरे धीरे हमारे घर के माहौल में तुम ढल रही हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सीमा के अंदर बदलाव आना शुरू होने लगा। एक सुबह जब कविता ने उसे रसोई में मदद के लिए बुलाया तो सीमा ने पहली बार अनसुना कर दिया। वो अपने कमरे में लेटकर नए नए सपने सजा रही थी। इतना बड़ा महल और इतने नौकर चाकर, तो फिर मैं रसोई में पसीना क्यों बहाऊं? माँ पापा ने तो झोपड़ी का डर दिखा के डराया था, पर यहाँ पे तो मैं रानी बनकर रह सकती हूँ ना। मौका मिला है, उसका फायदा तो उठाना ही होगा ना। सीमा ने परिवार के साथ बैठकर खाना भी बंद कर दिया। वो अपने कमरे में ही महंगे पकवान मंगवाने लगी। अब उसे झाड़ू पोछा या रसोई के काम छोटा और नौकरों जैसा लगने लगा। जो नौकर बरसों से उस घर का हिस्सा थे, सीमा उन्हें बात बात पर डांटने लगी। ये हुई ना बात। ऐसी जिंदगी तो मैं बचपन से जीना चाहती थी। चलो, इतने सालों की तपस्या काम आई। देर सही मगर अच्छा तो मिला। एक दिन जब राहुल काम से थका मारा घर लौटा
तो उसने देखा कि सीमा नए खरीदे हुए गहनों के डिब्बे खोलकर बैठी थी। सीमा, ये सब क्या है? तुम गहने के डब्बों को इस तरह खोलकर क्यों बैठी हो? ताकि आपको समझ में आए मुझे और गहने चाहिए। गहने तो तुम्हें शादी में भी मिले ना, और कुछ दिन पहले माँ ने तुम्हें गहने और खरीद के दिए थे। राहुल, हम झोपड़ी में नहीं रहते, इतने बड़े घर में रहते, तो मेरा रहन सहन भी वैसा ही होना चाहिए ना। मैं तो पागलों की तरह, आम लोगों की तरह रह रही थी। जब इतना सब हमारे पास है तो मैं वैसी जिंदगी क्यों जीऊं? ये सब तुम क्या कह रही हो सीमा? तुम ठीक तो हो ना? मैं सही कह रही हूँ। कल से मैं घर का घास फूस नहीं खाऊंगी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खाना मंगा कर खाऊंगी। राहुल हैरान रह गया। जो सीमा शुरुआत में इतनी विनम्र थी, अब उसके शब्दों में अहंकार दिखने लगा। उसे लगा था कि सीमा इस घर की सादगी को समझेगी, लेकिन वो तो बड़े से महल के बीच कहीं खो गई। भगवान, इसे सद्बुद्धि देना, सीमा पहले की तरह ही हो जाए, नहीं तो घर वालों को भी बहुत दिक्कत होगी। सीमा अब न सिर्फ फिजूल के खर्चे करती थी, बल्कि सास और जेठानी को भी नीचा दिखाने का काम करती थी। घर के जिस मंदिर जैसे माहौल में पहले शांति थी, अब वहां सीमा की ऊंची आवाज और उसके नखरे गूंजने लगे थे। सीमा राहुल से हर हफ्ते नए गहने और ब्रांडेड कपड़े की डिमांड करने लगी। वो सब देख राहुल ने एक दिन सीमा को कुछ बातें समझाने की कोशिश की। सीमा, ये पैसा हमारे पुरखों की अमानत है और हम इसे फिजूल खर्चों में नहीं उड़ा सकते। हमें सिंपल तरीके में रहना बहुत पसंद है। देखती नहीं हो हमारे घर वाले कितने सिंपल तरीके से रहते हैं। सिंपल? इतने बड़े महल में रहकर मैं झोपड़ी वालों की तरह रहूं? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। आखिर मैं इस खानदान की बहू हूँ। मुझे आपके साथ बहस नहीं करना है। मैं जा रही हूँ सोने। सीमा की सास सुगंधा और जेठानी कविता ये सब देखकर बहुत परेशान रहती है। कविता, जो उसे अपनी छोटी बहन मानकर लाई थी, अब उसकी बदतमीजी से दुखी थी। सीमा अब घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, बल्कि सास को ही हुक्म चलाने लगी। ना जाने छोटी बहू को क्या हो गया है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वही तो माँ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यही सीमा है। जब सीमा आई थी तब वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक बार हम दोनों सीमा के साथ बात करके देखते हैं। सही समय देखकर सुगंधा और कविता सीमा के कमरे में गए। माँ जी, आप और दीदी एक साथ दोनों यहाँ पे? क्या हुआ? आपको कोई काम है क्या मुझसे? बहू, हम तुझे समझाने आए हैं कि तू जो भी कर रही है वो सही नहीं है, ना राहुल के लिए, ना तुम्हारे लिए, ना इस घर के लिए। मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वही तो बात है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से सभी को दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। चलिए माँ जी, हम लोग चलते हैं, इसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सीमा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे लगने लगा था कि अब तो वो इस धन दौलत की मालकिन है और उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी की बात क्यों सुनूं? सब लोग मुझसे जलते हैं। मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन करेगा, और उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी की बात क्यों सुनूं? सब लोग मुझसे जलते हैं। मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। महल की चकाचौंध ने सीमा की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो अपनों और परायों में फर्क भूल गई। सीमा का बर्ताव दिन ब दिन बदतर होता गया। वो अपनी जेठानी कविता को नौकरों की तरह झिड़कने लगी। अरे सीमा, हर रोज बाहर जाकर खाना मत खाया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। कितना भी बोलो तुझे समझ में नहीं आता है, या तुम समझना ही नहीं चाहती हो। आप मुझे मत सिखाइए। मैं घर की छोटी बहू हूँ और मुझे पता है कि अपनी शान शौकत किस तरह से रखनी चाहिए। आप अपने तौर तरीके अपने पास रखिए। सिर्फ कविता ही नहीं, सीमा ने अपनी सास सुगंधा का सम्मान करना भी छोड़ दिया। अब वो सास को भी उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। मुझे आपके पुराने रीति रिवाजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे शहर के बड़े बड़े क्लब में जाना है और वहाँ पे पार्टियाँ करनी है, नए नए लोगों से भी मिलना है। राहुल अपनी पत्नी का ये रूप देखकर दुखी रहता था और चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सीमा के अंदर इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। सीमा अब घर में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब घर के पुराने वफादार नौकर उसे टोकते तो वो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देने लगी। पूरे घर में जहाँ पहले शांति और प्रेम का बास था, अब वहाँ सिर्फ सीमा की चिल्लाहट
और उसके फुजिल के खर्चे की चर्चा होने लगी। सुगंधा और कविता अक्सर सीमा की हरकतों की वजह से दुखी रहती थी। एक दिन जब सीमा नौकर से कुछ डिमांड कर रही थी, तभी राहुल वहां आया। उसने नौकर को बाहर जाने का इशारा किया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सीमा, बस बहुत हुआ। ये जो तुम कर रही हो वो हमारे परिवार के संस्कार नहीं है। जब तुम इस घर में आई थी तो तुम्हें पता था कि तुम एक झोपड़ी में आई हो। उस वक्त तो तुम बहुत शांत थी, और जब से तुम्हें बड़े घर का पता चला तुम्हारे तेवर ही बदल गए। राहुल, हमारे पास इतना पैसा है तो मैं फटीचर की हालत में क्यों रहूं? सीमा पहली बार थोड़ी सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल सिर्फ डरा रहा है या वाकई कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। राहुल कमरे से बाहर निकलकर अकेले बरामदे में खड़ा हो गया। रात का सन्नाटा उसे और भी परेशान कर रहा था। उसके दिमाग में शादी के पहले के वो सारे सपने घूमने लगे जो उसने अपनी जीवन संगिनी को लेकर सजाए थे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद एक ऐसी पत्नी आएगी जो घर को मंदिर बनाएगी, जो मेरी बूढ़ी माँ का सहारा बनेगी, भाभी के साथ बहन जैसा रिश्ता निभाएगी और पिताजी के तजुर्बे का सम्मान करेगी। मुझे लगा था कि हम दोनों मिलकर इस अनोखे घर की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और सादगी में अपनी जिंदगी बिताएंगे। मैं कितना खुश था कि मुझे सीमा जैसी सीधी सादी लड़की मिली है। उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो सबसे सुलझी हुई समझ रहा था वो दौलत देखते ही इतनी बदल जाएगी। हे भगवान, मेरी मदद करे। मैं क्या करूं? मैं तो सभी तरफ से फंस चुका हूं। सीमा मेरी बात नहीं मान रही है। माँ, पापा, भाई, भाभी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं छोड़ा उसने मुझे। वो काफी देर तक अंधेरे में बैठा रहा। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ समझाने से बात नहीं बनेगी। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सीमा को अपनी गलती का एहसास हो और उसे समझ आए कि असली सुख महल की दीवारों में नहीं बल्कि परिवार के प्यार में होता है। राहुल इन्हीं सब सोच में था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे संभालना मुश्किल हो गया। उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। वे राहुल के पिताजी के पुराने दोस्त और उनके परिवार वाले थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में राहुल के परिवार का साथ दिया था। बहू, आज हमारे घर पे करीबी मेहमान आने वाले हैं। तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे घर में अशांति हो। ठीक है माँ जी। जैसे ही मेहमान घर पहुँचे, सीमा का बर्ताव देखकर सबकी नजरें झुक गई। मेहमानों ने सादगी भरे कपड़े पहने थे जो सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आए। सोफों पर बैठे तो सीमा वहां आई और बिना नमस्ते किए बोली, आप लोगों के इतने कपड़े गंदे हैं। आप लोग सोफे पर मत बैठिए, सोफा गंदा हो जाएगा। आप लोग उधर कुर्सी पर जाकर बैठिए। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी नौकर आके उनको पानी दिए। अरे, इन लोगों को साधारण गिलास में पानी दो, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। मेहमानों के सामने ही उसने अपनी सास और जेठानी को भी नहीं बख्शा। माँ जी, आप ऐसे वैसे गहरे वहरे लोगों को घर पे बुला लेती हो। कम से कम हमारी हैसियत का तो पता होना चाहिए आपको। इतनी बेइज्जती सहकर तो कोई भी नहीं रुक सकता था। सभी मेहमान बिना कुछ बोले उठकर वहां से चले गए। राहुल ये सब दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। उसका खून खौल उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इतनी बदतमीज और घमंडी हो जाएगी कि घर आए मेहमानों को ऐसी बेइज्जती करेगी। तब राहुल मन ही मन सोचने लगा, अब बर्दाश्त करने का वक्त खत्म हो गया है। सीमा को ये महल की चकाचौंध ही बदल रही है ना, तो अब उसे वापस वही ले जाना होगा जहां से वो आई थी। तो राहुल और उसके परिवार ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने सीमा के माता पिता को फोन किया और उन्हें तुरंत घर बुलाया। सीमा के माता पिता को लगा कि शायद उनकी बेटी वहाँ खुश नहीं है। समधन जी, हमने सीमा को अपनी बेटी बनाकर रखा, लेकिन दौलत ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। आज हालात ये है कि बड़ों की ही नहीं, मेहमानों की भी इज्जत नहीं करती है। बेटी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। तू तो उस झोपड़ी को देखकर रो रही थी और आज इस महल के घमंड में अपनों को ही भूल गई। देख बेटी, धन दौलत आती जाती रहती है, लेकिन जो रिश्ते एक बार टूट गए वो कभी नहीं जुड़ते। राहुल का परिवार बहुत अच्छा है, ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। अपनी जीत छोड़ दे और सबसे माफी मांग ले। लेकिन सीमा को कहाँ ये बातें समझ आती है। वो तो अपने ही धुन में थी। बस कीजिए आप लोग, जिसे चाहिए जो चाहिए बोलते जा रहा है। माँ पापा, आप लोग ने तो
मुझे एक झोपड़ी में धकेल दिया था ना, तो मेरी किस्मत से मुझे महल मिल गया। अब मैं जहाँ मालकिन बन के रहूँ तो वहाँ पे मैं गरीबों जैसे क्यों रहूँ? अगर आप लोगों को मेरी शान शौकत पसंद नहीं है तो आप लोग लौट जाइए। अपनी ही बेटी के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। दामाद जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने सोचा था कि हम अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं, पर हमें क्या पता था कि हम एक पत्थर दिल इंसान को तुम्हारे घर भेज रहे हैं। अब तुम जो फैसला लोगे हमें मंजूर होगा। सीमा के माता पिता रोते हुए वहाँ से निकल गए, लेकिन सीमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो उल्टे अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर ली। राहुल अब समझ चुका था कि बातों का वक्त खत्म हो गया है। उसने अपनी माँ और पापा की तरफ देखा और एक कठोर फैसला लिया। अब मुझे वही करना होगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। राहुल ने जब देखा कि सीमा ने अपने सगे माता पिता तक की इज्जत नहीं की और उन्हें रोते हुए घर से निकाल दिया, तो उसका रहा सहा धैर्य ही टूट गया। उसे समझ आ गया कि जो औरत अपने जन्म देने वालों की ही नहीं हुई, वो इस घर की मर्यादा कभी नहीं समझेगी। राहुल कमरे में आया। सीमा अभी भी अपने नए गहने आईने में देख रही थी। सीमा, बस बहुत हुआ। अब एक पल भी मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकता। मैंने सोचा था कि तुम इस घर की रौनक बनोगी, लेकिन तुमने तो इस घर की शांति ही छीन ली। जिसे अपनी माँ के आंसू नहीं दिखे, वो मेरी क्या होगी? तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। इस आलीशान जिंदगी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें आलीशान जिंदगी से प्यार है, मुझसे या मेरे परिवार से नहीं। और जहाँ प्यार और इज्जत ना हो, वहाँ रिश्ता बोझ बन जाता है। अब चाहे तुम रो या चिल्लाओ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम वापस उसी दुनिया में जाओ जहाँ से आई थी, क्योंकि तुम इस सुगंधा भवन की लायक ही नहीं हो। सीमा को अपनी आंखों के सामने सब कुछ हाथों से छूटता दिखने लगा। साथ ही महल का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी बदतमीजी उसे सड़क पर ले आई। सास, ससुर और जेठानी बाहर खड़े थे, लेकिन आज किसी ने भी सीमा के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। सब ने अपनी नजर फेर ली। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो। जितने गहने रखने हैं रख लो, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन तुम चली जाओ। पहली बार सीमा के मन में डर समा गया। उसे अपनी दौलत, अपने कपड़े और उस महल की दीवारों से ज्यादा राहुल की कमी महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि वो जो महारानी की तरह रह रही थी, वो दर्जा उसे राहुल की वजह से मिला था। बिना राहुल के उस आलीशान महल में वो सिर्फ एक अजनबी थी। सीमा कमरे में अकेली बैठकर सोचने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? जिस राहुल ने मुझे पलकों पर बिठाया, जिसने मुझे इस बड़े महल में रानी बनाकर रखा, आज मैंने उसी का दिल तोड़ दिया। माँ पापा रोते हुए चले गए। दीदी और माँ जी को मैंने बहुत बातें सुनाई। अगर राहुल मुझसे अलग हो गया तो इस महल और इन पैसों का मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? वो भागकर बाहर आई और राहुल के पैर पकड़ ली। उसकी आंखों में अब बनावटी नहीं, बल्कि पछतावे के आंसू बह रहे थे। राहुल, मुझे मत छोड़ो। मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे ये गहने नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मैं घमंड से आंधी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि असली दौलत और महल नहीं है, बल्कि तुम और तुम्हारा परिवार है। उसने अपनी सास और ससुर की तरफ हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, पापा जी, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं वापस पुरानी सीमा बनकर रहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की सेवा करूँगी। मुझे अपने घर मत भेजिए, मुझे घर से मत निकालिए। टूटे हुए कांच और टूटे हुए भरोसे को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुमने जो घाव सबको दिए हैं, वो सिर्फ एक माफी से नहीं भरेंगे। अगर तुम वाकई बदलना चाहती हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा। सीमा ने सिर हिलाया। उसने उसी वक्त अपने सारे महंगे जेवर उतार दिए और अपने सादे कपड़े पहन लिए। उसने तय कर लिया था कि अब वो महारानी बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बहू बनकर रहेगी। सीमा के आंसुओं और उसके पछतावे को देखकर सुगंधा का दिल पिघल गया। उन्होंने सीमा को सहारा देकर उठाया और प्यार से अपने पास बिठाया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। बहू, अब जब तुमने सच में इस घर की बहू बनकर रहने का फैसला लिया है, तो आज मैं इस बड़े आलीशान महल के पहले झोपड़ी का राज तुम लोगों के सामने बताती हूँ। तुम इस झोपड़ी को सिर्फ मिट्टी और घास फूस का एक ढांचा समझ रही थी, लेकिन हमारे लिए वो मामूली झोपड़ी नहीं है। यह तुम्हारे ससुर जी के माता पिता यानी तुम्हारे दादा ससुर की आखिरी निशानी है। इसी झोपड़ी में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था।
इसी मिट्टी पर मेहनत करके उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम इस महल में बैठ सके। सुगंधा का साथ देते हुए सुगंधा का पति बोले, जब हमने महल बनवाया तो कई लोगों ने कहा कि इस पुरानी झोपड़ी को तोड़ दो, ये महल की खूबसूरती बिगाड़ रही है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। ये झोपड़ी हमें याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए थे और सादगी की असली कीमत क्या है। हमने इसे इसलिए रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी अपनी जड़ों को ना भूले और अहंकार में ना डूबे। बेटा, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि हमें लगा था कि तुम इस झोपड़ी की सादगी को समझोगी, लेकिन तुम तो महल की चमक देख के अंधी हो गई। याद रखना बहू, असली ससुराल वो महल नहीं है जिसे तुम देख रही हो। असली ससुराल वो है संस्कार और प्यार से छोटी झोपड़ी के नींव पर खड़ा है। सीमा को अब पूरी बात समझ आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि एक पवित्र परंपरा का अपमान किया है। वो भागकर उस बाहरी झोपड़ी में गई और वहां की मिट्टी को अपने माथे पे लगाया। राहुल ने देखा कि सीमा के मन में महल का लालच पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसने तलाक के कागज फाड़ दिए और सीमा का हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद सीमा ने कभी गहनों या बाहर खाने की जिद नहीं की, ना ही किसी के साथ बदतमीजी की। वो बड़े महल की बहू तो थी, पर उसका दिल हमेशा बड़े महल से नहीं बल्कि झोपड़ी के संस्कारों से जुड़ा रहा।